बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रूइंस। इस कहानी की शुरुआत में जेफ और एरिक को दिखाया जाता है जो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड एमी और स्टेसी के साथ मैक्सिको छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मैथिस है। वो इन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई के लिए आया हूँ। उसकी आखिरी लोकेशन जो मेरे पास है वो यहाँ से बहुत दूर है। ये माया सभ्यता की वो जगह है जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। नक्शे में भी उस जगह का कोई जिक्र नहीं है और अब ये चारों भी उसके साथ उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें यहाँ पर एक और लड़का ज्वाइन करता है जिसका नाम दिमित्री होता है और अब ये 6 के 6 उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर माया सभ्यता का टूटा हुआ मंदिर है। ये एक टैक्सी वाले के पास जाते हैं पर जब ये टैक्सी वाले को अपनी लोकेशन बताते हैं जहाँ इन्हें जाना है तो वो इन्हें साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। और ये टैक्सी वाले को पैसों का लालच देते हैं, इसीलिए टैक्सी वाला इन्हें उस तरफ ले जाता है पर वो इन्हें जंगल में ही छोड़ देता है। वो कहता है कि यहाँ से आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। अभी सब के सब यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ते हैं और जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर माया सभ्यता का वो टूटा फूटा मंदिर है जो कि हजारों साल पुराना है। पर तभी इन्हें यहाँ पर कुछ गांव वाले घेर लेते हैं। इनके पास चाकू, तीर, धनुष और गन्स भी होती है। मैथिस अपने मोबाइल पर इन्हें अपने भाई का फोटो दिखाता और बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ। लेकिन माया सभ्यता के जो ये लोग हैं इन्हें इंग्लिश और स्पेनिश नहीं आती, इसीलिए वो उसकी बातों को नहीं समझ पाते। वहीं एमी इन सब की फोटो खींच रही होती है और फोटो खींचते खींचते वो वाइन्स नाम के एक पौधे के ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर ये माया सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मैथिस को लगता है कि एमी के पास जो कैमरा है ये उस कैमरे को चाहते हैं। वो एमी से कैमरा लेकर इन्हें देने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी गांव वाले उसे मार देते हैं। ये देखकर ये पांचों के पांचों डर जाते हैं और माया सभ्यता का ये जो मंदिर है ये सब के सब इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और जब ये टॉप में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर टेंट लगा हुआ है। मैथिस को लगता है कि उसका भाई यहीं पर है। हालांकि उसका सामान यहाँ पर होता है लेकिन उसे अपना भाई यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखता। अब ये मदद के लिए फोन करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इनके फोन पर सिग्नल नहीं होते। ये सब के सब परेशान हो चुके हैं। ये समझ गए हैं कि ये फंस चुके हैं क्योंकि ये जगह मैप में भी नहीं है। अब यहाँ पर जब ये चारों तरफ देखते हैं तभी मैथिस को अपने भाई की डेड बॉडी उन्हीं पौधों के बीच में लिपटी हुई मिलती है जिन पौधों के ऊपर एमी गलती से चढ़ गई थी। हालांकि किसी को नहीं पता होता कि ये सब के सब यहाँ पर आए हैं लेकिन दिमित्री जो इनका साथी अभी मारा गया, होटल में उसके 2 दोस्त होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये सब के सब कहाँ गए हैं। इसीलिए तय करते हैं कि इन्हें पेशेंस रखना होगा और तभी इन्हें यहाँ पर फोन रिंग होने की आवाज आती है। यहाँ पर एक कुआं भी होता है और ये फोन रिंग होने की आवाज इसी कुएं के अंदर से आ रही होती है। मैथिस तय करता है कि वो कुएं के अंदर जाएगा। वो रस्सी के सहारे नीचे की ओर जाना शुरू करता है पर तभी रस्सी टूट जाती है और मैथिस कुएं के अंदर गिर जाता है। ये सब के सब मैथिस को बहुत आवाज भी लगाते हैं लेकिन मैथिस का कोई भी जवाब नहीं आता। इसीलिए तय करते हैं कि स्टेसी को अब नीचे जाना होगा क्योंकि उसका वेट कम है, वो रस्सी के सहारे नीचे जा सकती है। और अब स्टेसी रस्सी से नीचे जाना शुरू करती है पर इससे पहले कि वो नीचे पहुंचती रस्सी खत्म हो जाती है। इसीलिए स्टेसी को कूद कर नीचे जाना पड़ता है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है। वो देखती है कि उसके पास मैथिस है जो जिंदा है लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए अब वो हिल भी नहीं सकता। और अब इन्हें मैथिस को किसी भी तरह से कुएं से निकालना होगा। ये तय करते हैं कि ये एक स्ट्रेचर बनाएंगे जिसे एमी लेकर नीचे जाएगी और इसके बाद स्ट्रेचर से ये मैथिस को ऊपर ले आएंगे। पर एमी जानती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो तय करती है कि वो नीचे गांव वालों से जाकर मदद मांगेगी। वो भागते हुए उस जगह से नीचे उतर जाती है और उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड जेफ भी वहां पर आ जाता है। और अब इनके सामने गांव वाले हैं। ये गांव वालों से मदद मांगते हैं लेकिन गांव वाले इनकी भाषा नहीं समझ सकते। इस बात से एमी फ्रस्ट्रेट होकर वहां से एक पौधा उठाकर उनकी तरफ फेंकती है जो एक बच्चे को लग जाता है। और जैसे वो पौधा बच्चे को लगता है सभी गांव वाले डर जाते हैं और उस बच्चे को मार देते हैं। और एमी और जेफ को समझ में आ जाता है कि गांव वाले इस पौधे से डरते हैं, इसीलिए वो ऊपर चढ़कर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ चारों तरफ इसी तरह के पौधे हैं। ये दोनों के दोनों वापस ऊपर आ जाते हैं और
और अब एमी स्ट्रेचर के साथ नीचे जाती है और ये मैथ्यूस को ऊपर ले आते हैं। अब ये सब के सब ऊपर आ चुके हैं। रात को ये सब के सब यहीं पर सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये उठते हैं तो स्टेसी देखती है कि उसके पैर पर जो जख्म है उसमें वहां के पौधों की जड़ें अंदर जा चुकी है, जिससे वो चिल्लाना शुरू कर देती है। बड़ी मुश्किल से उसके पैरों से उन जड़ों को वापस निकाला जाता है। साथ ही मैथ्यूस को दिखाया जाता है जिसके पैरों को ये जड़ें पूरी तरह से खत्म कर चुकी होती है। यानी कि यहाँ पर जो पौधे हैं ये बहुत ही खतरनाक है, ये इंसानों को खाते हैं। इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और तभी इन्हें एक बार फिर से फोन की रिंग की आवाज आती है जो उसी कुएं के अंदर से आ रही है। और अब एमी और स्टेसी एक बार फिर से कुएं के अंदर फोन को हासिल करने के लिए चले जाते हैं। वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और तभी वहां पर इन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। दरअसल ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो कि मैथ्यूस के भाई की दोस्त थी। इसकी अब मृत्यु हो चुकी है। इसके हाथ में एक फोन होता है लेकिन ये फोन पूरी तरह से टूटा हुआ है, ये ऑफ होता है। इनको समझ नहीं आता कि फोन की रिंग की आवाज कहां से आ रही है और तभी एक बार फिर से फोन की रिंग होने की आवाज आती है। ये उस आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो वाइन्स के पौधे हैं उनके जो फूल हैं वो इन आवाजों को निकाल रहे हैं और जैसे ये उन फूलों को टच करते हैं ये सभी पौधे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं और बड़ी मुश्किल से रस्सी के सहारे ये इस कुएं से बाहर निकल जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो वाइन्स के पौधे हैं न सिर्फ ये इंसानों को खाते हैं बल्कि उन्हें अपने जाल में फंसाते भी हैं। ये अपने बॉयफ्रेंड्स को ये बातें बताती हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें इनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। पर अब इन्हें कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि इनके पास जो फूड सप्लाई होती है वो भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रात को एमी और एरिक एक साथ बैठे होते हैं। दरअसल एरिक स्टेसी का बॉयफ्रेंड है। एमी उससे कहती है कि स्टेसी को लगता है कि उसके घाव के अंदर जब पौधे गए थे तो वो पौधे अब भी उसके अंदर है जो उसकी जान ले लेंगे। एरिक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सभी पौधों को निकाल दिया था। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एमी को सहारा देने के लिए एरिक उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है और तभी यहाँ पर स्टेसी आती है। वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है और उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। एरिक एमी की वजह से उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो एमी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। वही मैथ्यूस को दिखाया जाता है जो अकेला लाचार पड़ा होता है और तभी वाइन्स पौधों की जो टहनियां होती हैं उसके मुंह के अंदर चली जाती है जिससे उसका दम घुट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये चाहकर भी अपने दोस्त मैथ्यूस को नहीं बचा पाए। मैथ्यूस की मौत से स्टेसी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है कि ये पौधे मेरे अंदर भी है और जल्दी ये मुझे मार देंगे। और तभी इन पौधों के जो फूल होते हैं वो स्टेसी की बातों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ये सब के सब डर जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं नीचे गांव वालों को दिखाया जाता है जो आसपास की जमीन में नमक डालना शुरू कर देते हैं ताकि ये पौधे यहाँ से आगे ना फैले, क्योंकि अगर ये पौधे फैलना शुरू हो गए तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जेफ और एमी ये ऊपर से देख रहे होते हैं। जेफ कहता है कि अब गांव वाले हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि पौधे हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर चुके हैं और अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो हम इस बीमारी को, इन पौधों को पूरी दुनिया में फैला देंगे जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन पौधों के बारे में न सिर्फ यहाँ के इंसान जानते हैं बल्कि यहाँ के पशु पक्षी भी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी पशु पक्षी या जानवर नहीं है। और अब ये तीनों की तीनों स्टेसी के टेंट के अंदर जाते हैं। ये देखते हैं कि उसके पैर के अंदर जो पौधों की जड़ें हैं वो पनप रही है। ये किसी तरह से उसके पैर के अंदर से उन जड़ों को निकाल देते हैं। पर स्टेसी ने बताती है कि मुझे लगता है कि वाइन्स पौधे की जो जड़ें हैं वो मेरे दिमाग के अंदर भी है। और जब ये उसके फोरहेड को देखते हैं तो सच में उसके ब्रेन के अंदर जड़ें होती हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि वहां पर स्टेसी नहीं होती और जब ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि स्टेसी ने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दिया है। वो अपने शरीर को काट रही है और जब उसका बॉयफ्रेंड एरिक उसे समझाने के लिए, उसे कंसोल करने के लिए उसके पास जाता है तो स्टेसी गलती से उसे चाकू मार देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब स्टेसी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मार दो, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहती। हालांकि स्टेसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर वो जानती है कि अब उसकी जान कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए एमी का बॉयफ्रेंड जेफ उसे मार देता है और नीचे गांव वाले सब कुछ सुन रहे होते हैं।
और अब जेफ एमी से कहता है कि मुझे गांव वालों का ध्यान भटकाना होगा ताकि तुम यहाँ से भाग सको। वो स्टेसी के ब्लड को उसकी बॉडी में लगाता है और उसे उठाकर नीचे गांव वालों के सामने ले जाता है। वो उसे नीचे रख देता है और इसके बाद वो यहाँ पर मायन सभ्यता के इन लोगों से बात करना शुरू कर देता है। दरअसल वो इनका ध्यान भटका रहा होता है और जब वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है तो वो लोग उसे मार देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से एमी भागना शुरू कर देती है। वो जंगल से भाग रही होती है, लेकिन अब गांव वालों को पता चल गया है कि एमी जिंदा है। वो यहाँ से भागना चाहती है, इसीलिए वो सब के सब उसका पीछा करते हैं। एमी को यहाँ पर मैथ्यूज के भाई की गाड़ी मिल जाती है, जिसे स्टार्ट करके वो यहाँ से निकल जाती है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। वहीं हमें दिमित्री के उन दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें पता था कि दिमित्री इस जगह पर आया है। दिमित्री वही है जिसे गांव वालों ने सबसे पहले मारा था और अब ये दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। इस फिल्म की एक और एंडिंग है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जब एमी गाड़ी से यहाँ से भाग रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि वाइन्स पौधे की जो जड़ें हैं वो उसके चेहरे के अंदर एंटर हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि भले वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी है और अब वाइन्स पौधे उसे भी मार देंगे, यानी कि उसकी भी जान नहीं बच सकती। तो ये दो अलग अलग एंडिंग थी इस फिल्म की। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।